Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, today, 13th of February, I will discuss some very good articles which have been there in newspaper. ठीक, तो 13 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स है मैं डिस्कस करूंगा। उसमें के जो आर्टिकल्स आज न्यूज़पेपर में आए हैं, ये वाला आर्टिकल है, ये तो मैं आपको कल ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने जो नए सीपीआई के सीरीज अनाउंस करी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज विद अपडेटेड बेस ईयर। तो 2024 का बेस ईयर अपडेट हुआ है और उस हिसाब से नया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन का डेटा जो है गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने। ठीक है, दूसरा ये है कि फार्मर्स पल्स, ये बेसिकली इंडिया यूएसए का जो एग्रीमेंट हुआ है, बायलैटरल ट्रेड डील हुई है, अभी प्रिलिमिनरी चल रहा है। ठीक है, उसमें जो पल्सेस के ऊपर इशू है या एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स के ऊपर इशू है, उसको लेकर फार्मर्स जो है काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स ने क्या शो किया है, अपना रिजेंटमेंट शो किया है, अपनी नाराज़गी शो की है। क्यों? क्योंकि उसमें फार्मर्स के कुछ इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं। कैसे, वो मैं इसी आर्टिकल में बता पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है निशिकांत दुबे मूव सब्सटेंटिव मोशन अगेंस्ट राहुल इन लोअर हाउस। लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन मूव करने की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने मूव भी किया इनफैक्ट। ठीक है, और जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा कि पहले कहा था कि प्रिविलेज मोशन लाएंगे, लेकिन अब कहा कि प्रिविलेज मोशन नहीं लाएंगे। ठीक है, व्हाट इज प्रिविलेज मोशन, व्हाट इज सब्सटेंटिव मोशन, ये सारी चीज़ें फिर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अगला है साइमल्टेनियस पोल्स जो हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं हो रहा है, ये कहना है हमारे एक्स चीफ जस्टिस श्री गवाई साहब का। ठीक है, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का भी इनके साथ ही ओपिनियन जो है वो मैच कर रहा है, रंजन गोगोई साहब का भी ओपिनियन मैच कर रहा है। बेसिकली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, जो क्या कर रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस को जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के एग्जामिनेशन में है वो बिल, तो उससे अभी जब बिल पे डिस्कशन होगा, जब उसका रिपोर्ट सबमिट होगा, फाइनली देखेंगे कि वो बिल टेकअप करना है या नहीं टेकअप करना। ठीक है, उसके बाद क्या डबल इंजन की सरकार जो होती है, क्या ये क्रूशियल है ग्रोथ के लिए? ठीक है, या डबल इंजन की सरकार सिर्फ एक मिसनॉमर है ग्रोथ के लिए? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। लोकसभा पासिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल, ये तो खैर मैंने डिस्कस किया हुआ है लेबर कोड्स में। ठीक है, कि जो लेबर कोड्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसमें करना, कोई सब्सटेंटिव चेंज तो है नहीं जो डिस्कशन करना होगा। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, पहला आर्टिकल कहता है कि गवर्नमेंट ने नया सीपीआई का सीरीज रिटेल इन्फ्लेशन डेटा जो है वो जनवरी 2026 के लिए अभी पब्लिश किया है, और कहा है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन है, जिसे आप रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हो, वो कितनी है इस समय? इट इज 2.75%, विच इज वेल बिलो द सेफ लिमिट। ये जो सेफ लिमिट सजेस्ट की गई है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर उर्जित पटेल कमेटी द्वारा, दैट इज 2 to 6%, या इसको दूसरा हम लिखते हैं 4 ±2%। ठीक है, तो इस सेफ लिमिट के अंदर में है इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द न्यू डेटा। न्यू डेटा किस बेसिस पे लाया गया है? हमने 2024 को नया बेस ईयर बनाया, पहला बेस ईयर जो था वो हमारा 2012 था, ये मैं आपको कल बता चुका हूं। ठीक है, अब ये जो नया बेस ईयर है, इसमें जो हमने बेस ईयर 2024 का दिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने और फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, चेंज कैसे किया है कि आइटम्स जो पहले वाले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में थी, वो टोटल कितनी थी? 299 आइटम्स थी, अब बढ़ा के उनको कर दिया है 308 आइटम्स। अब कितनी हो गई है वो? 358 आइटम्स। 358 में से 350 गुड्स, 308 गुड्स और 50 सर्विसेज। ठीक है, ठीक इसी तरह पहले वाले 299 में 40 वर सर्विसेज एंड 259 वर गुड्स, तो गुड्स भी बढ़ा दी गई, सर्विसेज भी बढ़ा दी गई, लेकिन सर्विसेज 40 से 50 ले जाना मतलब 25% का इंक्रीज है। ठीक है, और गुड्स 259 से लेके 308 तक बढ़ाना मतलब 19% का इंक्रीज है। तो रेट ऑफ इंक्रीज अगर देखोगे, वो गुड्स का ज्यादा, सर्विसेज का ज्यादा है एज कंपेयर टू गुड्स। और पहले सिर्फ 6 कमोडिटीज थी जिनके ऊपर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन बनाते थे, अब 12 कमोडिटीज उसमें डाल दी गई है। हाउसिंग वाला जो पैरामीटर था उसको और थोड़ा इंक्लूसिव कर दिया, उसमें वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी वो भी डाल दिया। ठीक है, आईटी सेक्टर की सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पहले वाले इंडेक्स में नहीं थी, अब वाले इंडेक्स में हम लेके आ गए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक्चुअल जो करंट कंजम्पशन पैटर्न है, अब जो हमारा
इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो बेस्ड ऑन करंट कंजम्पशन पैटर्न पे आएगा, क्योंकि कंजम्पशन का पैटर्न भी 2012 से लेके अब तक काफी चेंज हो गया है। ठीक है, तो जब कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है तो आप उन गुड्स को लाओगे ज्यादा, और खास करके डेटा सोर्सेज, पहले आप डेटा लिमिटेड सोर्सेज से कलेक्ट करते थे, अब आपने ज्यादा और ज्यादा विलेजेस और ज्यादा टाउन्स और ज्यादा अर्बन एरियाज से डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद अपने इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिश करना है। और सबसे बड़ी बात, जितना ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग जो है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सब लोग कर रहे हैं, तो 12 ऑनलाइन के लिए भी सोर्सेज हमने इस बार रखे डेटा कलेक्शन के लिए। 12 ऑनलाइन सोर्सेज हैव बीन इंक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद वेटेज किसका कितना बढ़ाया है, किसका कितना कम किया है, वो मैं कल के आर्टिकल में भी डिस्कस कर चुका हूं, और इसमें भी वही सारी चीजें दी हैं। और जो सारा डेटा है वो हम किससे कलेक्ट करेंगे, दैट इज बेसिकली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। और ये हमारे पास जो होगी वो कौन से ईयर की, 2023-24 की सर्वे है। इसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिश कर रहे हैं। और ये सर्वे कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और किसके अंडर में, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सो इट इज इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन ऑफ यस्टरडे व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। मे बी आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग इन एडवांस बिकॉज आई जस्ट विजिटेड द मिनिस्ट्री वेबसाइट, और मैंने वहीं से वो डेटा ले लिया कल की क्लास में। ठीक है, अब ये बेसिकली इट इज अबाउट द पल्सेस, फार्मर्स पल्स। ठीक है, फार्मर्स पल्स, ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है कि पल्सेस को लेके हमारे पास ऑलरेडी खूब सारा प्रॉब्लम चल रहा है। डोमेस्टिकली प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा, हम इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। ठीक है, लेकिन आपने इंपोर्ट अगर फ्री कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, अगर सारी ड्यूटीज हटा ली उस पर, तो चीपर इंपोर्ट्स आ जाएंगे कंट्री के अंदर, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको पहले ही मोटिवेशन ज़्यादा पल्सेस प्रोडक्शन के लिए नहीं है, तो वो पल्सेस प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पल्सेस जो है, हमारी पल्सेस की जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसको बहुत ही ज़्यादा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि हम पल्सेस को इंपोर्ट भी करना है, और उसको दो चीज़ों का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, एक, आपको इंपोर्ट तो करना ही करना है, क्यों, इंपोर्ट से आपकी सप्लाई जो है वो मैच होगा, सप्लाई आपकी अभी डेफिसिट में है। ठीक है, और दूसरा, आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन का भी बैलेंस मेंटेन करना है, आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बूस्ट करते रहना है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन तब बूस्ट होगी जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल होगी। अगर आपने चीप इंपोर्ट्स करना शुरू कर दिया यूएसए से पल्सेस का, तो हमारे लोकल फार्मर्स जो हैं दे विल गेट डिस्करेज्ड, और दे विल गेट हर्ट, एंड दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस पल्सेस एज मच एज दे आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, अब इसका पल्सेस का हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितना है, इंडिया का अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है इस वक्त, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इस वक्त है अराउंड 2.5 करोड़ टन्स, 2.5 CR टन्स जो है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। और डिमांड जो है वो कितना है, डिमांड अप्रोक्सीमेटली हमें जितना हमें चाहिए, कितना, अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ टन्स चाहिए। ठीक है, और 3 करोड़ टन्स के लिए, ये अटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन भी अनाउंस किया था। ठीक है, वो कौन सा मिशन था, दैट वाज बेसिकली सेल्फ सफिशिएंसी मिशन, सेल्फ सफिशिएंसी मिशन इन पल्सेस, सेल्फ सफिशिएंसी mission. Okay, the self-sufficiency mission was announced by the government in 2025. ठीक है, अब 2025 में आपने सेल्फ सफिशिएंसी मिशन अनाउंस किया कि हम पल्सेस में जो है सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही सारा पल्सेस का हम टारगेट करना चाहते हैं। और इस सेल्फ सफिशिएंसी के मिशन के अकॉर्डिंग आपका टारगेट था 3.5 करोड़ टन्स ऑफ पल्सेस बाय 2030-31, 2030-31 तक आपको 3.5 करोड़ पल्सेस जो है वो ग्रो करनी थी अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन अब जब आपने पल्सेस का इंपोर्ट फ्री कर देना है यूएसए से, तो फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहां होगी, तो आपका जो इंपोर्ट पॉलिसी है वो अपनी ही मिशन को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अपनी आपकी इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो अपने ही मिशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, हालांकि पल्सेस में फार्मर्स को ज्यादा मोटिवेशन क्यों नहीं है, फार्मर्स को क्या चैलेंजेस हैं पल्सेस की प्रोडक्शन में, पल्सेस की प्रोडक्शन में जो चैलेंजेस हैं फार्मर्स के पास, सबसे पहले एक गारंटीड प्राइस मैकेनिज्म आपके पास नहीं है। ठीक है, आपके पास एमएसपी जैसा गारंटी नहीं है, पहली चीज। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, आपके पास प्राइस
गारंटी नहीं है, और सिस्टमेटिकली पल्सेस के जो फार्मर्स है उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा आपको पानी की जरूरत होती है, तो आप ज्यादातर रेन फेड एरियाज पे डिपेंडेंट रहते हो। ठीक है, रेन फेड कल्टीवेशन के ऊपर ओवरऑल आपका डिपेंडेंस है, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है रेन फेड कल्टीवेशन की वजह से। और दूसरा, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स जितने भी है हमारे पल्सेस प्रोडक्शन के इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स जो हैं, उनका जो पल्सेस का यील्ड है वो हमसे काफी ज्यादा है। तो तीसरा प्रॉब्लम जो है वो क्या है, लो यील्ड इन पल्सेस एज कंपेयर टू आवर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से फार्मर्स को काफी दिक्कत आती है। फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है ये पार्ट है हमारी एक बड़ी स्कीम का जिसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ओके, पीएम आशा के बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक है प्राइस सपोर्ट सिस्टम, एक है प्राइस डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो प्राइस सपोर्ट सिस्टम जो है इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे नेफेड हो गया, नेफेड मींस नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेफेड हो गया, इसको सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाया और ये कहा गया कि अगर पल्सेस की प्राइस बिलो एमएसपी जो है ड्रॉप कर जाती हैं तो आप प्राइस सपोर्ट सिस्टम के अंडर में वो प्रोक्योर कर सकते हो, वो खरीद सकते हो। और ये प्राइस सपोर्ट सिस्टम इट वाज नॉट ओनली फॉर पल्सेस, इट वाज फॉर आल्सो ऑयल सीड्स, इट इज आल्सो फॉर पल्सेस एंड इट इज आल्सो फॉर अदर प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन। ठीक है, तो ये खरीदेगा कौन, ऑथराइज्ड एजेंसीज लाइक नेफेड। और किस पे खरीदेंगे, एमएसपी पे खरीदेंगे। अगर एमएसपी से नीचे प्राइस ड्रॉप हो चुका है तो तब तक खरीदते रहेंगे जब तक उनका डिमांड बढ़ के प्राइस बढ़ के जो है या तो एमएसपी से पे आ जाए या तो एमएसपी से ऊपर चला जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि फार्मर्स को कम से कम एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस होगा और उनको एश्योर्ड उतना बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू जो फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ पल्सेस है उसके हिसाब से उनको पेमेंट भी मिलेगा। ठीक हो गया, और उसकी वजह से जो प्रोक्योर्ड प्राइसेस है, प्रोक्योरमेंट जो है इस स्कीम के तहत, कौन सी स्कीम, प्राइस सपोर्ट सिस्टम स्कीम के तहत, इससे पल्सेस की प्राइस जो है वो स्टेबिलिटी होगी। लेकिन आप अलग अलग स्कीम्स ला रहे हो, अलग अलग कंपोनेंट्स ला रहे हो, तो व्हाई नॉट अ प्रॉपर लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ये फार्मर्स का एक और कंसर्न है। ठीक है, अब ये आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि ये वाली स्कीम का भी एक दिक्कत है प्राइस सपोर्ट सिस्टम का, इसमें इतनी फ्लक्चुएशंस है प्राइसेस की, तो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर में भी करीब करीब 2.9% से 12.4% तक का फ्लक्चुएशन आता है प्रोडक्शन का। ठीक है, तो उसके बाद कई स्टेट्स के पास प्रोक्योरमेंट सेंटर्स नहीं है, प्रोक्योरमेंट का सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और फार्मर्स इसी वजह से क्या करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को पल्सेस जो है वो सेल कर देते हैं, कभी एमएसपी से कम रेट पे भी सेल कर देते हैं, डिस्ट्रेस सेल कर देते हैं। ये जो प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान था, ये बेसिकली फार्मर्स को बचाना ही इसका पर्पस था। किस चीज से बचाना, डिस्ट्रेस सेल करने से बचाना फार्मर्स का पर्पस था। तो ओवरऑल पल्सेस के जो फार्मर्स है उनको आपने एक विशियस सर्कल में धकेल दिया, विशियस साइकिल में धकेल दिया। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इनकरेज नहीं कर रहे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिस्की भी बहुत है। ठीक है, और एमएसपी जैसी कोई गारंटी इनके पास है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर सपोर्ट नहीं है प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, और उसके बाद अब आपने इंपोर्ट भी जो है वो ड्यूटी फ्री करने की बात की, यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड डील किया। ठीक है, लेकिन अब जो रीसेंट स्टेटमेंट आया कल की डेट में यूएसए के एग्रीमेंट ट्रेड डील का, उसमें से ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पल्सेस, ये सारे वर्ड्स जो हैं ड्रॉप कर दिए गए। ठीक है, तो कई लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ड्रॉप किए इसलिए कि जो बैकलैश हुआ फार्मर्स की तरफ से, क्या सच में ही ये एक्सक्लूड हो रहेंगे और इन पे प्रॉपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो अभी इवॉल्व हो रही है ट्रेड डील, अभी पता चलेगा फ्यूचर में। ठीक है, उसके बाद अब हमको जो है करना क्या है, ये सजेशंस दिया गया कि पल्सेस को, अगर अपने पल्सेस में एक्चुअली आप चाहते हो, जो आपने सेल्फ सफिशिएंसी मिशन लॉन्च किया 2025 में, और एक्चुअली आप चाहते हैं कि पल्सेस में आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, तो आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं। सिर्फ ट्रेड डील से ये वर्ड्स हटाना ये सफिशिएंट नहीं है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए वो रिफॉर्म्स बताए गए। सबसे पहले ये बताया गया कि जेन्युइन एमएसपी गारंटी दे दो उन फार्मर्स को जो पल्सेस ग्रो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड अ
जेन्युइन एमएसपी गारंटी टू द फार्मर्स। ठीक है, दूसरा ये बताया कि प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए आपको रेन फेड एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। उन एरियाज में आपको सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए, प्योरली रेन पे डिपेंडेंट ना रखने के लिए फार्मर्स को बेटर है कि अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ वाटर्स भी प्रोवाइड किए जाएं। इसलिए आपको उन एरियाज में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा मार्केट सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें फार्मर्स को लगे कि पल्सेस का कल्टीवेशन जो है वो बहुत रिवार्डिंग होने वाला है। फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करो, प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करो रादर देन डिमोटिवेटिंग देम। ठीक है, और उसके अलावा क्या करो, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टेट्स प्रॉपरली जो है वो प्रोक्योर कर सकें। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी की जितने भी वल्नरेबिलिटीज हैं उनको अगर आपने बढ़ाना है तो ठीक है, जो पल्सेस वाले फार्मर्स को आपने वल्नरेबल कर दिया और वल्नरेबल कर दो। लेकिन अगर आपको फूड सिक्योरिटी को एक्चुअली बढ़ावा देना है तो पल्सेस वाले फार्मर्स को आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी समझनी है कि ये कितना बड़ा इशू है कि अगर आप फार्मर्स को वल्नरेबल कर रहे हो। अगर आप देखोगे जो 2023 के एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्म लॉज थे उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रोटेस्ट और कितना बैकलैश और कितना प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ, उसके बावजूद अगर आप अभी ऐसे स्टेप्स लोगे जिससे फार्मर और डिस्करेज हो जाएंगे तो ये एक ऐसा ही एक अनसर्टन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक हो गया, ये वाला आर्टिकल जो है इट इज ऑल टेलिंग हाउ पल्सेस सेक्टर में सिर्फ फार्मर्स कैसे स्केप्टिकल हैं और फार्मर्स को कैसे जो है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी फील हो रही है बिकॉज ऑफ द इंडो यूएस बायलैटरल ट्रेड डील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हाँ, प्लीज फॉलो इट। ठीक है, प्राइस सपोर्ट सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस डू नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या है, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिकली 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया इन द केस ऑफ केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी अमेंडमेंट पॉसिबल है सिवाय उस अमेंडमेंट के जो बेसिक स्ट्रक्चर को जो क्या करे, डिस्टॉर्ट करे। अब बेसिक स्ट्रक्चर की लेकिन कोई सिंगल डेफिनेशन बताई नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, तो धीरे धीरे अलग अलग जजमेंट्स में इवॉल्व होता रहा बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सेक्युलरिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कई सारी चीजें इवॉल्व होती चली गई कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो है ये सारी चीजें पार्ट हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से हमारा दो चीजों को चैलेंज किया गया था साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से। ठीक है, एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही थ्रेट दे रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये फेडरल सिस्टम को थ्रेट दे रहा है। ठीक है, फेडरल सिस्टम को क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है पूरी तरह से थ्रेटन कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी 2024 में जो 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जो कोशिश कर रहा है ये क्या करने की, इलेक्शंस को स्ट्रीमलाइन करने की, और इलेक्शंस जो है सेंटर में भी और स्टेट्स में भी क्या हो, सेंटर और स्टेट्स में इलेक्शंस जो हो वो एक साथ हो। ठीक है, अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसके जो चेयरपर्सन है डॉक्टर अरविंद पनगरिया, उनका भी यही कहना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर हो तो काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो सकती है। मल्टीपल इलेक्शंस या फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो है वो रिफॉर्म्स के अंदर क्या करते हैं, हिंड्रेंसेस करते हैं, इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन बेसिकली कॉल्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी और सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए भी इलेक्शन सेम टाइम पे हो। और एक और रिकमेंडेशन उसके ऊपर आती है कि फिर म्युनिसिपैलिटीज और लोकल बॉडीज का क्या होगा, कहा जाता है कि उसमें भी विद इन 1 ईयर ही इलेक्शंस करा लेने चाहिए। ठीक है, तो जो लोग इसको चैलेंज करते हैं, जो अब ये जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये इस समय है जेपीसी के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जब किसी बिल में किसी चीज में ज्यादा इश्यूज नजर आते हैं तो दैट बिल इज रेफर्ड टू एड हॉक कमेटी दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेज ऑफ द
पार्लियामेंट के, और वो डिस्कस करते हैं उस पर डिटेल्स, थॉरो हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 6 फॉर्मर जजेस हैं जिन्होंने बात की है अभी इसके बारे में, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में, जिनमें से 2 जजेस यू ललित एंड संजीव खन्ना जो है, उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए कि क्या ये फेडरलिज्म को सच में नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, क्या ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंटर आलिया नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। तो बाकी जो जजेस हैं, रंजन गोगोई हो गए, डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस कहर एंड जस्टिस गवाई, ये कहते हैं कि नहीं, कि कहीं से कहीं तक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हार्म नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या क्या इसमें इशू, पहले तो हमें ये जरूरत क्यों है, थोड़ी हिस्ट्री जान लो। सबसे पहला इलेक्शन जब हुआ इंडिया के अंदर 1952, ठीक है, दैट वाज अ साइमल्टेनियस इलेक्शन। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन क्योंकि सेंटर और स्टेट सारा नया फॉर्मेशन हुआ था, तो एक साथ सब में इलेक्शंस हो गए। उसके बाद अगले 4 पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस हुए, उनमें इलेक्शन साइमल्टेनियस ही होते रहे 1952 से लेके 1967 तक। फर्स्ट 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस वर हेल्ड साइमल्टेनियसली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मल्टीपल इलेक्शंस होने लगे। क्यों? क्योंकि कई सारी स्टेट की गवर्नमेंट जो है प्री मैच्योरली जो है वो क्या हो गई, टॉपल कर गई, गिर गई, और उसकी वजह से जो है इलेक्शंस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम्स में होने लगे। इसलिए जो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का जो प्रतिक्रिया पहले से चल रही थी वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात जो है काफी टाइम से जो है डिस्कशन में चल रही थी। ठीक है, कैसे डिस्कशन में चल रही थी, क्योंकि इसमें हाई लेवल कमेटी 2023 में गवर्नमेंट ने बनाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ओके, एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, उनकी प्रेसिडेंटशिप में गवर्नमेंट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। किस चीज के लिए? साइमल्टेनियस इलेक्शंस को क्या करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि ये जो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैसे होंगे। देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट सेशन होगा लोकसभा का, वो क्या होगा, दैट विल बी द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकसभा। उस दिन से 5 साल तक क्या होगा, उसका टेन्योर कैलकुलेट होगा। सिमिलरली स्टेट्स का भी इलेक्शन साइमल्टेनियसली कराना है। लेकिन क्या होगा अगर ये बिफोर 5 ईयर टर्म ये गवर्नमेंट जो है टॉपल कर जाए, अगर ये लोकसभा डिसॉल्व हो गई, फिर इलेक्शंस फ्रेश कराने पड़ेंगे, तो फिर वापस वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। उसके लिए जो रिकमेंडेशन देते हैं वो ये कहते हैं कि जब गिर जाए गवर्नमेंट, जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है, अगली लोकसभा सिर्फ रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए इलेक्शन होगा। ठीक है, इफ प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, अगर प्रीमेच्योरली लोकसभा डिसॉल्व हुआ, देन फ्रेश इलेक्शंस विल बी फॉर ओनली द रिमेनिंग टाइम। जो बचा हुआ टाइम है, मान लो अगर 3 साल बाद कोई सरकार गिरती है, तो नई सरकार जो बनेगी नया इलेक्शन होने के बाद, वो सिर्फ 2 साल के लिए बनेगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो एस्टैब्लिश हुआ है हमारे कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कहता है कि द ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी 5 ईयर्स। तो पहला जो थ्रेट है वो ये है कि अगला पार्लियामेंट जो कंपोजिशन करोगे आप, जो नई सरकार बनेगी, क्या उसका कोई राइट नहीं है 5 साल सरकार चलाने का? वो 2 ही साल के लिए क्यों इलेक्ट हो? इलेक्शन में उनकी मेहनत उतनी ही लगनी है, एक्सपेंडिचर उतना ही लगना है, तो फिर 2 ही साल के लिए उन्हें क्यों बनाओगे? अच्छा, 2 साल के लिए नहीं बनाओगे, अगर पूरे 5 साल के लिए बनाओगे, फिर साइमल्टेनियस रह कहां जाएंगे इलेक्शन? उतने में बीच में किसी स्टेट का टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो स्टेट्स में नए इलेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये इश्यूज है जो अभी डिस्कशन में है कि कैसे इसको, इस वाले इशू को कैसे क्लियर किया जाए। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड ये कहा जाता है कि इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा लगेगी, कि आपको पूरा अलाइन करना है। ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा लगने वाली है। ठीक है, क्योंकि पूरा अलाइन करने के लिए दोबारा से आपको पूरी स्टेट्स में सब जगह पे इलेक्शन मशीनरी, पर्सनल डिप्लॉयमेंट ह्यूज चाहिए, अगर आपको पूरे देश में एक ही टाइम पे सेंटर और स्टेट्स के इलेक्शंस कराने हैं। ठीक है, तीसरी जो बात की जाती है वो ये है कि ठीक है, पार्लियामेंट का फर्स्ट सिटिंग जो है उसको आप डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मानोगे, लेकिन मान लो किसी स्टेट के लेजिस्लेचर का टाइम पीरियड अभी उसके बाद भी बचता है, मान लो 2 साल अभी बाकी है या 1 साल बाकी है, उनका क्या करोगे? या तो उनको प्रीमेच्योरली डिसॉल्व करना है, ठीक है, या तो आपको उनके
वेट करने के बाद 2-4 साल या 1 साल 1.5 साल प्रेसिडेंट रूल लगा के रखना है स्टेट में, जब तक पार्लियामेंट्री इलेक्शंस दोबारा ना आए, और फिर उसको स्टेट को अलाइन करोगे पार्लियामेंट के साथ। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं इसमें, कि इलेक्शंस जो है ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। ठीक है, अब उसके अलावा भी फिर ये बोलते हैं कि वाई वी नीड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वाई वी नीड साइमल्टेनियस इलेक्शन। जरूरत क्या है? जरूरत के लिए सबसे पहले ये कहा जाता है कि इससे क्या होगा, गवर्नेंस में जो पॉलिसीज हैं उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी आएगा। कंसिस्टेंसी इन गवर्नेंस, सेंटर में गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट्स में गवर्नमेंट रहेगी, फिक्स 5 साल के लिए रहेगी, तो पॉलिसीज का फ्रीक्वेंट चेंज जो है, पॉलिसीज का जो है बार बार अनाउंस करते हैं सेंटर स्टेट्स के लिए कई सारे स्कीम्स, स्टेट्स तब तक डिसॉल्व हो जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, उसके नए एजेंडाज, नई स्कीम्स होती हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है। दूसरा, पॉलिसी पैरालिसिस बहुत ज्यादा हो जाता है तब जब आपको स्टेट्स में इलेक्शन कराने हैं, तो जितनी स्टेट्स में इलेक्शन कराओगे वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लगाना ही पड़ेगा। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे रूटीन वर्क्स जो है वो काफी ज्यादा हैम्पर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दोनों इलेक्शंस के लिए एक ही बार लगाना पड़ेगा, और पूरे 5 साल के लिए जो है आप कंटिन्यूटी में वर्क करते रहोगे। ठीक है, उसके बाद पोलिंग ऑफिशियल्स, मान लो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं या मान लो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग पार्टीज जो हैं वो आपको हर इलेक्शन के लिए डिप्यूट करनी ही है। तो एक ही बार के लिए जब डिप्यूट करोगे तो दोनों इलेक्शन साथ साथ में करा लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका रिसोर्स डाइवर्शन जो है वो बच जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट रिसोर्स वेस्टेज आप कम करोगे उससे, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्शंस कराने हैं तो एक ही बार में पोल पार्टीज एंड पोलिंग मशीनरी जो है आपको भेजनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इससे क्या है, एक और आर्गुमेंट ये है कि इससे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि बहुत जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स का इलेक्शन होगा, तो आपको खूब सारे कैंडिडेट्स एट ए टाइम इलेक्ट करने होंगे, तो कई सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती है। वरना क्या होता है, कुछ लोग सेंटर का इलेक्शन हार के स्टेट का इलेक्शन बाद में लड़ने के लिए आ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हार के लोकल बॉडीज का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर का या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर्स के इलेक्शंस लड़ने आ जाते हैं। ठीक है, तो एक साथ जब इलेक्शंस होंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, एक ही जगह का इलेक्शन लड़ सकते हो, या सेंटर का या स्टेट्स का, तो नए नए चेहरे जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आ सकते हैं। ठीक है, अब ये कितनी सारी कमेटीज हैं, कई सारी कमेटीज हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया साइमल्टेनियस इलेक्शन का लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ सेंटर के लिए, सॉरी पार्लियामेंट के लिए। इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले 1983 में यह रिकमेंडेशन दिया कि साइमल्टेनियस पोल्स अगर होंगे सेंटर और स्टेट्स के, तो हमें खूब सारा उसमें रेवेन्यू भी बचेगा, एफर्ट्स भी कम लगाने पड़ेंगे, और हमारा टाइम भी और ज्यादा रिफॉर्म्स के लिए बचेगा। ठीक है, देन देयर वाज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम लॉ कमीशन। Law Commission report in 1999 also says 170th report of Law Commission, इसने भी बताया कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए मेथडोलॉजी जो है वो सजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉ कमीशन का 2018 का भी रिपोर्ट है। ठीक है, लॉ कमीशन का 2018 का रिपोर्ट है, उसमें भी जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर बात की है। ठीक है, तो चैलेंजेस अगर ध्यान में रखें, कितने और ज्यादा बूथ्स खोलने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट्स का कंसेंसस इसमें लेना, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, लीगल अनसर्टेनिटी, रीजनल डिस्पैरिटीज, ये सारी चीजों को अगर हम देखें ये इसकी चैलेंजेस हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, सिर्फ एक ही नहीं 2 बिल इंट्रोड्यूस हुए थे। एक यूटी लॉ अमेंडमेंट बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ है 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के साथ, जो कि इलेक्शंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बात कर रहे हैं पूरा अक्रॉस द कंट्री। अगर ये अमेंडमेंट जो है होती है तो कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स होंगी? आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 175, कई सारे 174 सॉरी, तो टेन्योर फिक्सेशन वाला आर्टिकल है, इलेक्शंस वाला आर्टिकल है, इन सब में जो है आपको क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यही अभी बेसिक स्ट्रक्चर को, क्या स्टेट्स के टेन्योर का जो टर्मिनेशन है वो स्टेट्स का राइट्स का वायलेशन नहीं है? क्या पार्लियामेंट को 2 ही साल का टेन्योर या 3 साल का जब प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन हो पार्लियामेंट का, तो वो देना क्या राइट का वायलेशन नहीं है? पार्लियामेंट्री सिस्टम को वो थ्रेट नहीं है? क्या सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनल रिलेशंस रह पाएंगे, या सेंट्रल रूलिंग पार्टी
जो होने वाली है वो वोटिंग बिहेवियर जो है इंडिविजुअल्स का इफेक्ट करेगा। तो कई सारे इसमें लूप होल्स हैं, इसलिए अभी ये डिस्कशन में है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। बट ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको आपको बार बार रिपीटेडली देखना चाहिए। ठीक हो गया। क्या डबल इंजन की गवर्नमेंट, इज डबल इंजन गवर्नमेंट क्रूशियल फॉर ग्रोथ? डबल इंजन गवर्नमेंट का मतलब समझो पहले, सेंटर एंड स्टेट्स। इफ सेंटर में देयर इज गवर्नमेंट ए, गवर्नमेंट ऑफ ए पार्टी, अगर वही गवर्नमेंट ऑफ ए पार्टी स्टेट्स में भी आ जाए तो इसका मतलब सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी का गवर्नमेंट आ गया, तो इसका मतलब दोनों पार्टी की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों पार्टीज, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी उस स्टेट को पूरा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे पुश करेंगी। दिस इज कॉल्ड डबल इंजन गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये डबल इंजन गवर्नमेंट, क्या ये एक सही चीज है? एक्चुअली में ये ग्रोथ पुश करती है या ये एक मिसनॉमर है? एक्चुअली जो हमारा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरलिज्म, वो फेडरलिज्म बात करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। जब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हो तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इनफैक्ट दिस वर्ड इज आल्सो यूज्ड बाय ग्रेनविल ऑस्टिन टू डिफाइन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जहां सेंटर और स्टेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, सहयोग के सिद्धांत पे दोनों काम करते हैं, सेंटर भी और स्टेट्स भी। लेकिन क्या सेंटर का बायस रहता है उन स्टेट्स की तरफ जहां उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है? जैसे सेंटर में पार्टी ए की गवर्नमेंट है, अगर स्टेट्स में पार्टी बी की गवर्नमेंट आ जाए तो क्या सेंटर बायस्ड रहता है? तो इसका ब्लेटेंट आंसर तो ये होना चाहिए था फेडरल स्कीम में कि बायस होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हम बायस है या नहीं है हम वो देखेंगे। ठीक है, जैसे फाइनेंस कमीशन ने अभी रिकमेंडेशन दिया कि 41% जो है सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस से किसको मिलना चाहिए? स्टेट्स को मिलना चाहिए। तो अब ये सेंटर की मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो इसमें तो कोई बायस होने का चांस नहीं है। लेकिन जहां तक बात आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, जहां तक बात आती है किसकी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, तो यहां पे सेंटर का डिस्क्रिशन है। तो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या देखा जाता है अक्सर? डिले इन रिलीज ऑफ फंड्स, खास करके किन स्टेट्स के लिए? जहां दूसरी पार्टीज की गवर्नमेंट होती है। एक ये वाला एस्पेक्ट है इसका। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आपने 2025-26 का बजट गौर से देखा होगा तो इस समय जो कोalition पार्टनर्स हैं एनडीए गवर्नमेंट के, ठीक है, उन स्टेट्स में पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश एंड बिहार, ठीक है, तो इन स्टेट्स के लिए काफी ज्यादा पैकेजेस, फिस्कल पैकेजेस अनाउंस हुए थे बजट के अंदर। और बजट में जो एनडीए गवर्नमेंट रूल्ड स्टेट्स हैं, इस आर्टिकल में जो इंटरव्यूअर्स हैं उनका कहना है कि जो एनडीए रूल्ड स्टेट्स हैं उनको बेटर फिस्कल पैकेजेस मिलते हैं बजट में रादर देन नॉन एनडीए रूल्ड स्टेट्स। और ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डिले इन रिलीज ऑफ फंड्स जो है, इससे पॉलिसी पैरालिसिस भी कई सारी स्टेट्स में पाया गया। उसका बेस्ट एग्जांपल है मनरेगा का जो पेमेंट्स है वेस्ट बंगाल में, जो कुछ देर के लिए रोक दिया गया है, ठीक है, ओविंग टू सर्टेन टेक्निकलिटी, सर्टेन इश्यूज ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद और ये बताया गया है कि जो नॉन पेमेंट है या डिले इन पेमेंट्स है फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट्स, जहां पे दूसरी पार्टी का रूल चल रहा है, तो वो एक फ्रिक्शन ले आता है, फेडरल फिलॉसफी को डिफीट कर देता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि ये जो आइडिया है डबल इंजन का, ठीक है, ये बेसिकली एक मिसनॉमर है, इसलिए क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है फेडरलिज्म का, ये उसको अंडरमाइन करता है। ये अगर पार्टीजन अप्रोच सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाए उन स्टेट्स की तरफ जहां उनकी ही सरकार है या उन स्टेट्स की तरफ जहां उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो क्या हो जाता है? यहां पे डिफीट हो जाता है, और ये फेडरलिज्म के ऊपर एक आइडियोलॉजिकल असॉल्ट भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्टेट्स ने हमेशा से ये डिमांड किया कि हमको फिस्कल ऑटोनॉमी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फिस्कल बजटरी ऑटोनॉमी दे दो, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दो। ठीक है, लेकिन अब जहां तक फिस्कल ऑटोनॉमी की बात है, अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी सिर्फ उन स्टेट्स में लागू नहीं हुआ जहां सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सरकार है, उन स्टेट्स में भी लागू हुआ जहां सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टी की सरकार नहीं भी है, तो वहां पे तो पार्टीजन ट्रीटमेंट है भी नहीं। तो फिस्कल ऑटोनॉमी अगर किसी स्टेट की खत्म हो रही है, वो दोनों की है,
ruled by the same government which is at center and not ruled by the same government which is at center. अब फिर जो डबल इंजन की सरकार के प्रोमिसेस होते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो रहेगी वो डबल काम करेगी, काम, फिस्कल रिसोर्सेज, वो सारी चीजें तो उतनी ही रहनी है, तो काम ज्यादा कैसे होगा? इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि काम ज्यादा नहीं होगा, काम का फैसिलिटेशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पे अक्सर पाया जाता है एक्सेसिव इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सेसिव इंटरवेंशन या एक्सेसिव इंटरफेरेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक्सेसिव इंटरवेंशन की वजह से हर्डल्स रहते हैं उन स्टेट्स में जहां अपोजिशन पार्टी की सरकार होती है या नॉन सरकार होती है उन गवर्नमेंट, उन पार्टीज की जो सेंटर में नहीं रूल कर रही हैं। ठीक है, और इसमें उनने फिर एक एग्जांपल बताया कि अगर डबल इंजन की सरकार से ग्रोथ होती तो फिर तमिलनाडु, केरला, इनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स भी अब इनके लिए बढ़ गए। ठीक है, तो ये जो है टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो इस प्रिंसिपल को ही डिफीट करती हैं कि डबल इंजन की सरकार जरूरी नहीं है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु को अगर आप देखोगे उसका मेजरली ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो कहां से रियलाइज हो रहा है? एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तमिलनाडु का जो ग्रोथ है वो बेसिकली बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल सिस्टम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है। ठीक है, इसी तरह अगर केरला का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखो तो दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन रेमिटांसेस, खूब सारा रेमिटांसेस जो है वो केरला में इनफ्लो रहता है। तो ये दोनों जो है बेसिकली क्लासिकल एग्जांपल्स हैं कि डबल इंजन की सरकार से ग्रोथ आती है, ये एक मिसनॉमर है। ठीक है, लेकिन हाँ, कंक्लूसिवली अगर बात की जाए तो डबल इंजन की गवर्नमेंट से बेटर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड बेटर फैसिलिटेशन ऑफ वर्क, बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स होता है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली दोनों स्टेट्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो इट ब्रिंग्स आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस। ठीक है, लेकिन डबल इंजन ना भी हो, अगर सेंटर में एक पार्टी की सरकार हो, दो स्टेट्स में दूसरी पार्टी की सरकार हो, ऐसे केस में भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहता है कि कोऑपरेशन पे बेसिस पे काम करना चाहिए दोनों सेंटर को भी और स्टेट्स को भी, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक हो गया? Nishikant Dubey has moved substantive motion against Rahul Gandhi in the Lok Sabha. ठीक है, for what purpose? He says that Rahul Gandhi has consistently resorted to activities which are not in the national interest. Like he has repeatedly visited some places like Thailand, he goes to Cambodia, he goes to Vietnam, he goes to America, and he is also connected with various foundations like Soros Foundation, Ford Foundation, then you said organization. So different organizations and different countries he visits just to prevent just to promote the anti-national activities and work on anti-India एक्टिविटीज एंड एंटी इंडिया एजेंडा। ठीक है, अब निशिकांत दुबे साहब ने बात सब्सटैंटिव मोशन की ही क्यों की, जबकि किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं वो प्रिविलेज मोशन की बात कर रहे थे। ठीक है, अब ये प्रिविलेज मोशन की बात क्या है और ये सब्सटैंटिव मोशन की बात क्या है, इसको आई विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, क्योंकि आपको प्रिविलेज मोशन और सब्सटैंटिव मोशन अगर समझ में आ गए तो आपको पूरा ही डिबेट समझ में आ जाएगा कि क्यों एक प्रिविलेज मोशन की बात कर रहा है और एक सब्सटैंटिव मोशन की बात कर रहा है। सबसे पहले समझो सब्सटैंटिव मोशन एक्चुअली जो इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट के अंदर वो क्या होता है। ठीक है, उसका डेफिनेशन मैंने आगे लिख रखा है आपकी लक्ष्मीकांत की किताब से। सब्सटैंटिव मोशन ये कहता है कि ये एक सेल्फ कंटेन्ड मोशन होता है। ये क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड मोशन होता है। ये जो क्या करता है, किसी भी एक बड़े इश्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू के साथ क्या करता है, ये डील करता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन इश्यू होता है रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। इसी तरह राहुल गांधी इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। ठीक है, प्लस राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा भी हैं, तो इसके रिमूवल के लिए भी उन्होंने सब्सटैंटिव मोशन को ही लाने की बात करी है। ठीक है, सब्सटैंटिव मोशन, यहां से वर्ड मोशन का ध्यान रखना। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है एक प्रपोजल जो पार्लियामेंट में रखा जाता है विद द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। राज्यसभा में रखा जाए तो चेयरमैन की परमिशन के साथ, लोकसभा में रखा जाए तो स्पीकर की परमिशन के साथ, विद द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जब आप एक प्रपोजल रखते हो, अगर वो
प्रपोजल एडमिट हो जाए, इसका मतलब उस पे डिस्कशन चालू होगा, फिर डिस्कशन एंड डिबेट्स के बाद उसके ऊपर वोटिंग होगी। वोटिंग जितनी प्रिस्क्राइब्ड हो, चाहे सिंपल मेजोरिटी हो, स्पेशल मेजोरिटी हो, या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो, जो भी मेजोरिटी प्रिस्क्राइब्ड हो, ठीक है, तो वो वाली मेजोरिटी अटेन अगर हो जाए तो वो मोशन पास हो जाता है। पास होने के साथ जिस पर्पज के लिए वो मोशन लाया गया था वो पर्पज फुलफिल हो जाता है, ठीक है। सब्सटैंटिव मोशंस की एग्जांपल मैंने आपको बताई, मोशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट और रिमूव द प्रेसिडेंट, मोशन टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एनीबॉडी एल्स, ठीक है। जबकि बात की है किरण रिजिजू जी ने कि प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए, हम लाएंगे भी, अब बात कर रहे हैं कि अब नहीं लाएंगे, लेकिन पहले प्रिविलेज मोशन समझो। प्रिविलेज मोशन का मतलब होता है जब कभी भी पार्लियामेंट के किसी प्रिविलेज का ब्रीच हो, ठीक है। पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस क्या है? ट्रूथ पे आपको बात करनी है, फैक्चुअल बात करनी है, किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी, चेयर की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी, रूल्स जो है हाउस के कंडक्ट के उनको वायलेट नहीं करना, हाउस का कंडक्ट एंड डेकोरम को वायलेट नहीं करना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि स्पीकर साहब ने एक चीज पे रूलिंग दे दी कि आप कोई चीज डिस्कशन नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर, रिपीटेडली आप वो चीज डिस्कस कर रहे हो, मतलब आप सबसे पहले तो चेयर को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हो। बजट के सेशन में बजट का डिस्कशन हो रहा है, आप कोई और डिस्कशन उठा रहे हो, रिपीटेडली उठा रहे हो, हाउस के डेकोरम को खराब कर रहे हो, चेयर को डिसरेस्पेक्ट शो कर रहे हो, तो ये सारे प्रिविलेज मोशंस है, ठीक है। अब प्रिविलेज मोशन जो है, ओरिजिनली एक किताब जो है लक्ष्मीकांत की, उसमें इंफॉर्मेशन कभी कभी बहुत कम लिखी जाती है। वो ये कहती है कि ऑर्डिनरी मेंबर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट मिनिस्टर, जब मिनिस्टर झूठ बोल रहा हो, किसी पॉलिसी के बारे में मिस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहा हो, या फैक्ट्स जो है वो क्या कर रहा हो, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहा हो, ठीक है। तो अगर मिनिस्टर ने कोई ऐसा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया तो ऑर्डिनरी एमपी उसके खिलाफ क्या ला सकते हैं? प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं, ठीक है। जबकि हकीकत यह है प्रिविलेज मोशन कोई भी मेंबर ला सकता है किसी दूसरे मेंबर के खिलाफ जिसको लगे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगा, ठीक है। ये मोशन, जब इमोशन का नोटिस जो है वो स्पीकर को दिया जाएगा, और स्पीकर या राज्यसभा में चेयरपर्सन, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे कि क्या इस मोशन को एडमिट करना है या नहीं करना। अगर ये मोशन एडमिट होगा तो उसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, डिस्कशन होगा और डिबेट होगा, ठीक है। और डिस्कशन और डिबेट के बाद फाइनली वोटिंग होगा, और वोटिंग में अगर ये गो थ्रू हो जाता है तो जिस पर्पस के लिए इनिशिएट हुआ था वो पर्पस रिजॉल्व हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल है प्रिविलेज मोशन की, एक मोशन होता है जिसे कहते हो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल। प्रिविलेज मोशन के जो बेस्ट एग्जांपल है वो डिग्निटी ऑफ द हाउस या हाउस की अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए अगर कोई मोशन लाया गया तो उसी को आप बोलोगे प्रिविलेज मोशन। लेकिन सेल्फ कंटेंट जो मोशन होते हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड, बट ये सिर्फ लोकसभा में ही ये हो सकता है, ठीक है। तो प्रिविलेज सब्सटैंटिव मोशन का ओरिजिनल सब्सटेंस हो गया जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको आप कहते हो एक सब्सटैंटिव मोशन, या एडजर्नमेंट मोशन हो गया, ये भी सब्सटैंटिव मोशन है, ठीक है। मोशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर, मोशन फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जो एक सिग्निफिकेंट इशू से रिलेटेड हो उसी को सब्सटैंटिव मोशंस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रिविलेज मोशन है, प्रिविलेज मोशन अगर पास हो जाता है तो उसमें क्या हो सकता है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होता है कि रेप्रीमांड हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है उस इंडिविजुअल का या उस मिनिस्टर का जिसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है अगर प्रिविलेज मोशन पास हो जाए, ठीक है। सब्सटैंटिव मोशन के कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े ज्यादा सीरियस हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है गवर्नमेंट को ही रिजाइन करना पड़ जाता है। अगर जैसे कि अभी निशिकांत दुबे साहब का कहना है कि हम प्रिविलेज मोशन में दो चीजों के प्रपोजल्स रख रहे हैं, एक कि राहुल गांधी को परमानेंटली लोकसभा से बाहर कर दिया जाए, उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप जो है वो खत्म कर ली जाए, और आगे उसको हमेशा के लिए इलेक्शन लड़ने से जो है वो बाहर किया जाए, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, सब्सटैंटिव मोशन के कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े ज्यादा सीरियस होते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली सफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर सब्सटैंटिव मोशंस एंड व्हाट इज प्रिविलेज मोशंस एंड व्हाई राहुल गांधी इज इन क्वेश्चन फॉर दिस, ठीक है। अब जो प्रिविलेज मोशन है, प्रिविलेज मोशन जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में और 194 में, ठीक है। सो प्रिविलेज मोशन जो है इट इमेनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल
194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दोनों में मेंशन्ड है बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये न्यूज़ पूरा आइडिया हो गया होगा कि क्यों राहुल गांधी के खिलाफ मोशन लाने की बात की जा रही है। हालांकि ये प्रिविलेज मोशन वाला बात जो है ये अभी छोड़ दिया गया कि नहीं लाएंगे, लेकिन सब्सटेंटिव मोशन जो है वो ऑलरेडी नोटिस जो है निशिकांत दुबे जी दे चुके हैं। ठीक हो गया। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त हुए। हम कल फिर से मिलेंगे कुछ और न्यूज़ आइटम्स के साथ। शुक्रिया।